ये एवरीवन, मैं हूं प्रिंस देसी प्रोग्रामर से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे नोड.जेएस को यूज करके एक एपीआई बना सकते हैं, कैसे हम फ्लटर क्लाइंट को यूज करके उसे कंज्यूम कर सकते हैं। बट इतना ही नहीं, हम इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर आंसर करने वाले हैं। एक कि कैसे हम फ्यूचर बिल्डर को रीफायर होने से रोक सकते हैं, यानी कि हम कैसे मल्टीपल रिक्वेस्ट ना क्रिएट करके एक सिंगल रिक्वेस्ट पे अपना काम करा सकते हैं। और हम ये भी देखने वाले हैं कि हम कैसे फ्रंट एंड बेस फिल्टरिंग कर सकते हैं, यानी कि फ्रंट एंड में जब हमें डेटा मिल जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे फिल्टर कर सकते हैं। ये रहा मेरा पूरा डेटा। कोई भी चिप यहाँ पर सिलेक्टेड नहीं है। मैंने कहा मुझे अपने बैक एंड डेवलपर्स देखने कौन कौन से। मैंने बैक एंड पर सिलेक्ट किया, जो जो बैक एंड डेवलपर्स है वो मुझे दिख गए। मैंने कहा अच्छा फ्रंट एंड में कौन काम कर रहा है, ओके ये पर्सन काम कर रहा है। डेवऑप्स में कौन है, ये दोनों है। फिर ये हो गए मेरे सारे यूजर्स की लिस्ट। ये कंप्लीट एप्लीकेशन हम बनाने वाले हैं फ्रंट एंड से लेके बैक एंड तक इस सिंगल वीडियो में। सो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखे, जहां तक देखे। मैं अपना काम कर चुका हूँ और मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ अपने इस वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेस को यूज़ करके एपीआईज को कोड करने की, यानी कि नोड.जेएस में, जिसके लिए मैंने अपने डी में ट्यूटोरियल्स डायरेक्टरी का फ्लटर में स्विच कर रखा है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं यहाँ पर एक नई डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ जो कि होगा नोड फ्लटर एपीआई ट्यूटोरियल। अब इस नोड फ्लटर एपीआई ट्यूटोरियल में मुझे दो डायरेक्टरी चाहिए, एक तो मेरे फ्लटर एप्लीकेशन के लिए, दूसरा मेरे नोड.जेएस के लिए। सो हम कर लेते हैं नोड अंडरस्कोर एपीआई और हम स्विच करते हैं नोड एपीआई में। यहाँ पे सबसे पहले मुझे यूज़ करना है npm init -s, जिसे यूज़ करके मैं इस डायरेक्टरी में एक node.js प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे npm को यूज़ करने जा रहा हूँ कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए। सो मुझे चाहिए यहाँ पर एक्सप्रेस, जिसे यूज़ करके हम बेसिक सर्वर क्रिएट करेंगे। मुझे चाहिए .env, जिसे यूज़ करके मैं .env में अपने चीज़ें डाल सकूँगा। process.env को हम यूज़ कर सकेंगे। मुझे चाहिए यहाँ पे mongoose, ताकि हम डेटाबेस से कनेक्ट कर सकें। मुझे चाहिए यहाँ पे मॉर्गन, ताकि मैं यहाँ पे लॉग्स डाल सकूँ। मुझे चाहिए UUID, यूजर्स के रिलेटेड UUID जनरेट करने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे चाहिए एक्सप्रेस वैलिडेटर, जिसे यूज़ करके हम फॉर्म फील्ड्स को वैलिडेट कर सकते हैं। एंटर करेंगे और ये सारी डिपेंडेंसीज यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगी। इसके अलावा मुझे एक चाहिए npm i-D नोडमॉन, जिसे यूज़ करके हम ऑटोमेटिकली सर्वर्स को रिफ्रेश करेंगे। मैं -d फ्लैग यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये डेव डिपेंडेंसी चाहिए। अगर आपको नोड एक्सप्रेस को यूज़ करके कोड करने नहीं आता है तो आप ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बात की हम कैसे नोड.जेएस और एक्सप्रेस.जेएस को यूज़ करके वेबसाइट्स, वेब एपीआईज वगैरह बना सकते हैं। एक बार मैंने ये सब कर लिया तो मैं कोड एडिटर को यूज़ करूँगा इस चीज़ को ओपन कर लेने के लिए। और यहाँ पे ये हो गया मेरा कोड एडिटर। यहाँ पे एक चीज़ मुझे चाहिए जो कि index.js, जहाँ पे मेरा सर्वर से रिलेटेड सारा कोड रिलाई करेगा। मुझे चाहिए .env, जहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल से रिलेटेड सारा कोड रिलाई करेगा। index.js फाइल की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे सारे पैकेजेस को इंपोर्ट कर लूँगा जिनकी मुझे ज़रूरत है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना पोर्ट डाल लूँगा जहाँ पर मैं अपने ऐप को लिसन करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे एक ऐप चाहिए। सो ये ऐप आ गया एक्सप्रेस से। इसके बाद मैं .NET को कॉन्फ़िगर कर लूँगा, ताकि .NET में जो भी मेरे वेरिएबल्स है, फॉर एग्जांपल mongo URL, उसे मैं यूज़ कर सकूँ। और वहाँ से मैं mongo URL को ग्रैब करके mongoose को यूज़ करके अपने डेटाबेस से कनेक्ट करूँगा। और साथ में अगर जो मेरा प्रोसेस का env, यानी कि जो मेरा नोड.जेएस का फिलहाल इन्वायरमेंट प्रोडक्शन है, तो मैं मॉर्गन को टाइनी फॉर्म में यूज़ करूँगा। और अगर डेवलपमेंट है तो हम डेव फॉर्म में यूज़ करेंगे। अब इसके अलावा ये सब होने के बाद मुझे सिंपली एक राउट चाहिए। सो मैं यहाँ पे app.get/route को यूज़ कर लेता हूँ, जहाँ पे हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को यूज़ करेंगे। और मैं सिंपली यहाँ पे बोल रहा हूँ rest.json, और जीशन में हम यहाँ पे रिस्पॉन्स भेजने वाले हैं क्योंकि ये एक एपीआई है। अगर आपको याद हो, अपने फ़ोन से कनेक्ट करने वाले हैं, इसलिए मुझे एपीआई चाहिए। यहाँ पे मेरा डेटा रहेगा, और डेटा रहेगा लेट्स से हेलो। इसे हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। सेव करके अब ये मेरा रेडी है। इसके बाद मुझे पैकेज.json में जाना है। यहाँ पे जैसे मेरे पास एक टेस्ट स्क्रिप्ट है, मुझे एक स्टार्ट स्क्रिप्ट चाहिए। और स्टार्ट स्क्रिप्ट क्या करने वाला है, ये नोडमॉन को यूज़ करने वाला है index.js को रन करने के लिए। नोडमॉन को यूज़ करने वाला index.js को रन करने के लिए। इसे भी हम सेव कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे अपने env फाइल में ऑलरेडी सारी चीज़ें डाल रखी हैं, वो मैं यहाँ पे वापस को यूज़ नहीं करूँगा। हम सीधे अपने टर्मिनल पे जाते हैं, यूज़ करते हैं npm start, और नोड एपीआई का जो है यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमें कुछ एरर मिल रहा है। ओके, राउट्स मेरे पास अभी नहीं है, कुछ नीचे हम हटा देते हैं। अब ये स्टार्ट हो गया। मैं जाता हूँ अपने थंडर क्लाइंट के पास। यहाँ पर हम न्यू रिक्वेस्ट करते हैं, http://8000 पे रिक्वेस्ट करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे तो हमें डेटा मिलेगा हाई। सो ये मेरा बेसिक एपीआई यहाँ पे अप एंड रनिंग है। बट हमारा काम इससे भी ज़्यादा है, तो हम देखते हैं कि हम अपने काम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या क्या चाहिए। उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे एक डायरेक्टरी चाहिए मॉडल्स की, जहाँ पर मैं अपने डेटाबेस मॉडल रख सकूँ, और साथ में मुझे एक डायरेक्टरी चाहिए कंट्रोलर्स की, जहाँ पे मेरे कंट्रोलर्स होंगे। सो मॉडल्स की अगर मैं बात करूँ, मुझे यहाँ पे एक सिंगल मॉडल चाहिए जो कि है पर्सन। तो पर्सन.js फाइल में सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे mongoose को।
इसके बाद हम एक पीपल स्कीमा क्रिएट करेंगे जो कि एक mongoose का स्कीमा होगा। यहाँ पे मुझे एक UID चाहिए। अब ध्यान रखिए ये जो mongoose की आईडी होती है ये वो नहीं है, ये UID है जिससे मैं UUID पैकेज को यूज करके जनरेट करने वाला हूँ। तो UUID पैकेज हमें यूनिक आईडीज देता है। सो इसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग है और ये यूनिक है। इसके अलावा मुझे नेम चाहिए जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, मुझे ईमेल चाहिए जिसका भी टाइप होगा स्ट्रिंग, और मुझे डिपार्टमेंट चाहिए जिसका भी टाइप होगा स्ट्रिंग। और फिर मैं इसे यहाँ पे क्लोज कर लूंगा। साथ में इस फाइल से मुझे एक mongoose का मॉडल एक्सपोर्ट करना होता है, क्योंकि हम स्कीमा पे वर्क नहीं करते, मॉडल पे वर्क करते हैं और मॉडल को यूज करके हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि CRUD ऑपरेशन एंड उसके आगे जो भी ऑपरेशन करने वहाँ पे करते हैं। सो मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा mongoose का एक मॉडल। तो यहाँ पे पीपल्स नाम से एक कलेक्शन क्रिएट होगा जो कि ये पीपल स्कीमा को यहाँ पे यूज करता है। सो ये हो गया मेरा बेसिक पर्सन मॉडल। अब इसके बाद मेरे पास यहाँ पे अपने ऐप में बहुत ज़्यादा राउट्स नहीं होने वाले, मेरे पास केवल 2 राउट होने वाले हैं। एक तो है app.get/, तो गेट में क्या करेंगे हम सारे पर्सन्स का डेटा सेंड कर देंगे, और पोस्ट में क्या करेंगे हम एक पर्सन को क्रिएट करेंगे। मैं सारा डेटा गेट में सेंड कर देना क्योंकि हम यहाँ पे फ्रंट एंड फिल्ट्रेशन की बात करने वाले हैं, ना कि बैक एंड फिल्ट्रेशन की। तो बस हमें यहाँ पे वो 2 राउट चाहिए। सो कंट्रोलर में मैं 2 फाइल बना लेता हूँ। एक मेरा फाइल रहेगा गेट ऑल, लेट्स जस्ट से गेट persons.js, और मेरे कंट्रोलर में एक दूसरी फाइल रहेगी, ये फाइल रहेगी add persons.js, not persons, a single person, to add person.js। अब गेट पर्सन में सबसे पहले मुझे अपने पर्सन मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। सो ये जो मेरा पीपल मॉडल था, बेसिकली मैं बार बार पीपल एंड पर्सन में कुछ चीज़ें मिस करूंगा, बट मतलब यहाँ बिल्कुल भी सेम है। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने पीपल मॉडल को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम मॉड्यूल से एक्सपोर्ट करने वाले एक बेसिक फंक्शन को जो कि रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को यूज करता है। सो एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स फंक्शन को हम यहाँ से एक्सपोर्ट करने वाले हैं, जहाँ पर हम पहले ट्राई करने वाले हैं, हम पीपल्स को फाइंड करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं कोई भी क्वेरी नहीं भेज रहा हूँ, जिसका मतलब ये है कि जितने भी यूजर हैं हमें वो सब के सब चाहिए, और वहां से मैं जो _ID और $_ होता है वो दोनों में हटा दे रहा हूँ। और फिर मैं 200 स्टेटस के साथ जेसन में ये सारा डेटा भेज दे रहा हूँ डेटा की के साथ, और कैच में हम एरर कैच कर रहे हो, कोई भी एरर होगा सो हम 500 स्टेटस के साथ सर्वर एरर का डेटा यहाँ पे भेज दे रहे हैं। इसे मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। चलते हैं वापस index.js पे, और अब जो हम यहाँ पे अपना पूरा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का काम कर रहे थे ये मैं नहीं करना, मुझे बस यहाँ पे बोलना है गेट अंडरस्कोर पर्सन्स, और ये ऑटोमेटिकली उस फाइल को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेगा। सेव करने के बाद हम चलते हैं न्यू रिक्वेस्ट में। यहाँ पे जब मैं गेट पे क्लिक करूंगा हमें एक एम्प्टी यहाँ पे लिस्ट दिख रही है। एम्प्टी लिस्ट हमें यहाँ पे इसलिए दिख रही है क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक मैंने डेटाबेस में कोई भी यूजर को ऐड नहीं किया। इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि है कि हम कैसे एक पर्सन को ऐड करें। सो हम चलते हैं यहाँ पर अपने ऐड पर्सन वाले फाइल में। ऐड पर्सन वाले फाइल में हमें कुछ कुछ चीज़ें करनी है। यहाँ पर एक चीज़ हम काफ़ी इंटरेस्टिंग करेंगे तो उस पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहली बात कि यहाँ पर जब मैं अपने मॉड्यूल से कुछ एक्सपोर्ट करूंगा, मॉड्यूल.exports, सो ये एक सिंगल फंक्शन ना हो कि एक अरे होगा हम फंक्शंस का। तो इसके लिए अरे इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे मिडिलवेयर यूज करने वाले हैं वैलिडेटर्स के लिए, जहाँ पर हम वैलिडेट करेंगे नेम, ईमेल और डिपार्टमेंट को। और उसके बाद मेरा फाइनल जो रिक्वेस्ट हैंडलर फंक्शन रहेगा, जहाँ पे हम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को यूज करेंगे कोई भी रिस्पॉन्स भेजने के लिए। सो ये एक अरे है जिसमें हम लाइन बाई लाइन मिडिलवेयर्स को हैंडल कर रहे हैं। अब मिडिलवेयर्स को हैंडल करने के लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। सबसे पहले चीज़ जो मुझे यहाँ पर चाहिए वो है वैलिडेटर, जो कि हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। सो मैं यहाँ पे वैलिडेटर को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। उसके अलावा मुझे UUID चाहिए, और UUID के अलग अलग वर्जन्स है। तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे तो V4 यूज़ करने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा है। सो कॉन्स्ट V4 UUID V4, जो कि हम UUID से रिक्वायर कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे एक और चीज़ चाहिए और वो है पर्सन। सो मैं यहाँ पे सिंपली कॉल कर लेता हूँ, पर्सन को इंटरेक्ट करेंगे और ये जो मॉडल है यहाँ पर ये इम्पोर्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे आएंगे मेरे वैलिडेटर्स। तो जो भी मेरे वैलिडेटर्स है, सबसे पहले मैं नेम को वैलिडेट करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पे एक्सप्रेस वैलिडेटर यूज कर रहा हूँ। एंड अगेन ये सारी चीजें ऑलरेडी अलग वीडियोस में है, सिंस ये वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड नहीं है Node.js को यूज करके API क्रिएट करने के लिए, इसलिए मैं इन चीज़ों को लेकर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वरना 1 घंटे तो केवल API को क्रिएट करने में लगेंगे अच्छे से डिटेल के साथ। वेल सिंपल वैलिडेशन में यहाँ पे यूज कर एक्सप्रेस वैलिडेटर को यूज करके तो मैं अपने नेम फील्ड को वैलिडेट कर रहा हूँ एक मैसेज के साथ, जो कि है प्रोवाइड अ वैलिड नेम। सो अगर नेम का जो फील्ड है वो एम्प्टी रहेगा तो हम बोल रहे हैं कि मुझे एक वैलिड नेम चाहिए। उसी तरह ईमेल का फील्ड अगर वो ईमेल नहीं रहेगा तो हम बोल रहे हैं कि एक वैलिड ईमेल दीजिए, और अगर डिपार्टमेंट का फील्ड भी एम्प्टी रहेगा तो हम मैसेज दे रहे हैं कि आपको मुझे एक वैलिड डिपार्टमेंट चाहिए। अब इन सब के बाद मेरे पास होगा एक एसिंक्रोनस फंक्शन, और इस एसिंक फंक्शन में मेरे पास होगा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारे पास होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो मेरा रिक्वेस्ट यहाँ पर आया था उसमें कितने सारे एरर्स हैं, जिसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्स्ट एरर्स इज इक्वल टू वैलिडेशन रिक्वेस्ट, जिस वैलिडेशन रिजल्ट जिसे हम पास करते हैं रिक्वेस्ट को, यानी कि रिक्वेस्ट और बॉडी को ये यूज करेगा और इस चीज को यूज करके वैलिडेट करेगा, और हमें एरर्स का एक अरे मिलेगा जिससे हमें पता चलेगा कि एरर है या नहीं। तो हम सिंपली यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि इफ एरर डॉट इज एम्प्टी, यानी कि अगर एरर एम्प्टी है
तो फिर यहाँ पे कोई एरर नहीं, इसलिए यहाँ पर एक नॉट ऑपरेटर है। सो इफ नॉट एरर्स डॉट इज एम्प्टी, तो हम 400 स्टेटस यानी कि बैड रिक्वेस्ट स्टेटस के साथ ये भेज रहे हैं कि एरर है, कि आपका ये जो फील्ड है वो एम्प्टी नहीं हो सकता है। अब अगर यहाँ पर इसके आगे हम आ रहे हैं, यानी कि इस लाइन को हम क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पे जब कोई भी एरर नहीं है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बॉडी से अपना सारा डेटा को गेट करना है, और मैं यहाँ पे सिंपली डी स्ट्रक्चर यूज करूंगा बॉडी से सारा डेटा फेच करने के लिए। सो कॉन्स्ट नेम ईमेल डिपार्टमेंट, जो कि आएगा रिक्वेस्टेड बॉडी से। अब यहाँ पे मुझे एक पीपल यानी कि एक पर्सन को बेसिकली क्रिएट करना है, और अगर कोई भी एरर हो तो हम भेज देंगे सर्वर एरर। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे, और ट्राई में हमें क्या करना है, मेरे पास एक लेट न्यू पीपल न्यू पर्सन जो भी है वो होना चाहिए एक वेरिएबल, जहाँ पर हम नया पर्सन का डेटा स्टोर करेंगे। ये आएगा न्यू पीपल से, एक्चुअली ये होना चाहिए न्यू पर्सन से। अब इस न्यू पर्सन के कुछ कुछ फील्ड्स जो कि यहाँ पे डालने वाले हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा एक UUID रहेगा, जो कि आएगा UUID V4 से, जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है। इसके अलावा जो हमने नेम यहाँ पर से ग्रैब किया है वो ऑलरेडी वैलिडेटेड है, तो हम एज इट इज नेम को रख देंगे। उसी तरह हम एज इट इज ईमेल और डिपार्टमेंट को भी रख देंगे, और फिर हम इसे क्लोज कर देंगे। ये सब करने के बाद मुझे सिंपली यूज करना है अवेट न्यू पीपल डॉट सेव। ये क्या करेगा, डेटाबेस में इस नए पर्सन को, इस नए पीपल को सेव कर लेगा। उसके बाद मैं स्टेटस 200 के साथ एक जेसन डेटा सिंपली भेज दे रहा हूँ कि यूजर को हमने क्रिएट कर लिया। अब सिंस हमने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक यूज किया हुआ, हमें कैच करना उसे, सो हम यहाँ पे यूज करेंगे कैच एरर, और कोई भी एरर हो मैं सिंपली 500 स्टेटस के साथ सर्वर एरर भेज देता हूँ। और ये हो गया मेरा ऐड पर्सन का API कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, हमें इसे टेस्ट करना है। सो चलते हैं वापस टर्मिनल पे, देखते हैं कोई एरर है या नहीं। एंड अगेन यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है हमें। सो हम चलते हैं वापस से अपने न्यू रिक्वेस्ट में, एंड ओके अपने थंडर क्लाइंट में। यहाँ पर हम एक नया रिक्वेस्ट करेंगे। ये रिक्वेस्ट गेट नहीं बल्कि पोस्ट होगा, बट अगेन उसके पहले मुझे यहाँ पर इसे इंपोर्ट भी करना होगा। सो हम बोलते हैं ऐप डॉट पोस्ट, और जब भी कोई एक पोस्ट रिक्वेस्ट करेगा स्लैश राउट पे, सो हम कॉल करने वाला है ऐड पर्सन को। सो ऐड अंडरस्कोर पर्सन, ये ऑलरेडी से ऑटोमेटिकली इसे इंपोर्ट कर लेगा हमारे लिए। सेव करते हैं, वापस चलते हैं, अगेन देखते हैं यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सो अब पोस्ट रिक्वेस्ट हमें करना है इसी पर्टिकुलर राउट पे, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे अभी सेंड करूँ, आप देख सकते हो मुझे बहुत सारे एरर्स मिलेंगे। रीज़न ये है कि अगेन हमने यहाँ पे वैलिडेशन डाला हुआ है। सो ये मुझे बता रहा है कि मुझे एक वैलिड नेम चाहिए, मुझे जो कि पैरामीटर है नेम और लोकेशन है बॉडी में, वैलिड ईमेल चाहिए, पैरामीटर है ईमेल, लोकेशन है बॉडी में, अगेन मुझे एक वैलिड डिपार्टमेंट चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे नहीं है। तो हम चलते हैं अपने बॉडी में। बॉडी जो यहाँ पर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जेसन सेलेक्टेड है, यहाँ पर अगर मैं कुछ जेसन डेटा डालूँ, लेट्स से मैं एक नेम डालता हूँ, और ये नेम होने वाला है यहाँ पे प्रिंस। सेंड करते वापस से, आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे अगेन एरर दिख रहा है। रीजन इसका काफ़ी सिंपल, हमने एक छोटा सा यहाँ पे एरर किया है। हमने यहाँ पर अब तक अपने बॉडी को पार्सर नहीं दिया, यानी हमने अब तक अपने एक्सप्रेस ऐप को पार्सर नहीं दिया। तो एक्सप्रेस ऐप जो बॉडी है उसे पार्स ही नहीं कर रहा है, सिंस वो पार्स नहीं कर रहा है, जो बॉडी फील्ड है वो हमेशा एम्प्टी है। मुझे यहाँ बस ये बोलना है ऐप डॉट यूज, और मुझे यूज करना है एक्सप्रेस डॉट जेसन को, जो कि बेसिकली जेसन डेटा को पार्स करने में हमारी हेल्प करेगा। वापस आते हैं, और यहाँ पर मैं इस दो फील्ड को एक्शन यहाँ से कट कर लेता हूँ, और अब मैं अगर सेंड करूँ, आप देखेंगे अब मुझे यहाँ पे दो ही एरर दिख रहा है, क्योंकि नेम हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। मैं इसे अगर वापस से पेस्ट कर दूँ, स्पेलिंग हम करेक्ट कर देते हैं john@gmail.com, और अब अगर मैं यहाँ पे सेंड करूँ तो क्या होगा, मुझे एक डेटा दिख रहा है जो कि यूजर क्रिएटेड, जिसका मतलब ये है कि अब अगर मैं वापस अपने इस ओल्ड रिक्वेस्ट पे जाऊँ, यहाँ पर हम सारे यूजर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं एक अरे में, यहाँ पर अब मैं सेंड करूँ तो आप देख सकते हैं मुझे एक यहाँ पे यूजर दिख रहा है, जिसकी UID जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई, नेम जॉन डो, ईमेल john@gmail.com, और डिपार्टमेंट जो कि फ्रंट एंड जो कि हमें यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने अभी तक सक्सेसफुली अपने इस Node.js की API को क्रिएट कर लिया है, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करता, बट इसे यूज़ करके हम सिंपली यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं, एंड यूज़र के जितने भी यूजर्स उसे हम गेट कर सकते हैं। वेल सो Node.js की API हमने यहाँ पे ऑलरेडी कोड कर लिया है। अब बात है हम अपने फ्लटर में क्लाइंट को यूज़ करें ताकि हम इस API को वहाँ पे कंज्यूम कर सके। अब इसके लिए मैं ऑलरेडी यहाँ पर अपना एमुलेटर रेडी कर रखा है। अब हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्लटर क्रिएट, जिसको मैं नाम दे देता हूँ सिंपली फ्लटर अंडरस्कोर क्लाइंट का, एंड एंटर हिट करते हैं और ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं स्विच करूँगा अपने फ्लटर क्लाइंट में, और इसे हम कोड एडिटर को यूज़ करके यहाँ पे ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे कुछ बेसिक चेंजेस है जो कि मैं जल्दी से कर लेता हूँ। चेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो मैंने ऑलरेडी अपने एसेट्स डायरेक्टरी में दो फॉन्ट यहाँ पे डाल रखे हैं। मुझे सिंपली यहाँ पे उस फॉन्ट को मेंशन कर देना है, ये हो गया मेरा फॉन्ट। और उसके अलावा मुझे यहाँ पर एक सिंगल पैकेज चाहिए जो कि HTTP पैकेज, जिसे मैं यूज़ करने वाला हूँ रिक्वेस्ट करने के लिए। इन दोनों को हम सेव करते हैं और वापस चलते हैं अपने मेन डॉट डॉट के पास। मेन डॉट डॉट में से मैंने सारा एक्स्ट्रा कोड यहाँ से हटा दिया है। मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें डालनी है। फॉर एग्जांपल जो मेरा डीबग शो चेक मोड बैनर रहेगा उसमें मैं बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखूंगा। उसके अलावा मैं यहाँ पे जो प्राइमरी स्वैच है यानी कि जो हमारा बेसिक कलर होने वाला है प्राइमरी, वो मैं
पर्पल कर देता हूँ। जो फ़ॉन्ट फैमिली हमने डाली है हम उसे सेट कर देते हैं अपने पूरे एप्लीकेशन के लिए, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट थीम में जो बॉडी टेक्स्ट वन है उसे भी सेट कर देता हूँ। मैं फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा चाहता हूँ ताकि आपको यहाँ पे चीज़ें सही से दिख सके। उसके अलावा होम में हम एक होम पेज करेंगे यानी यूज़ करेंगे, जो कि हमने अब तक बनाया नहीं है, जिसके लिए हम अपने होम पेज को क्रिएट करना है। लिब में हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जिसे हम नाम देंगे पेजेस, और वेल यहाँ पे एक्चुअली एक ही पेज होने वाला है बट कोई नहीं। इसे हम नाम देंगे होम डॉट डार्ट, और होम डॉट डॉट में हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे मटेरियल डॉट डार्ट को, और उसके बाद हमारा एक स्टेटफुल विजिट होगा जो कि होगा होम पेज, और ये होम पेज हम यहाँ पर सिंपली इंपोर्ट कर लेंगे। और अब आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि हम कैसे इस एपीआई को कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे एपीआई ऑलरेडी कोड कर रखी है, सो हम यहाँ पे एपीआई को यहाँ पे रन कर लेंगे। रन के बाद हम यहाँ पे वापस आते हैं। एज ऑलवेज मैं यहाँ पे सिंपली एक स्कैफोल्ड रिटर्न करूंगा। कुछ कुछ चीज़ें जो कि हम जल्दी से यहाँ पे सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे स्कैफोल्ड का जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे होगा ग्रे 200। उसके अलावा ये रहा मेरा बेसिक सा ऐप बार। अब ऐप बार के बाद मुझे यहाँ पर एक बॉडी चाहिए, और बॉडी मेरा जो होगा वो होगा एक सिंपल सा फ्यूचर बिल्डर। अब यहाँ पे आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो जो फ्यूचर बिल्डर से रिलेटेड हमारा कोड है वो मैं यहाँ पे सिंपली लिख लेता हूँ। तो फ्यूचर मेरा एक सिंपल फंक्शन है, और यहाँ पर मैं अगेन कोई क्लास वगैरह नहीं बना रहा हूँ। वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पीएचपी एपीआई की वीडियो में देख लिया। मैं यहाँ पे सिंपल रखती हूँ कि यहाँ पे हमारा मेजर काम ये नहीं है कि हम बैकएंड से डेटा कैसे फेच करें, कैसे क्रिएट करें। मेरा काम यहाँ पे पूरी तरह से फ्रंट एंड पे बहुत ज़्यादा होने वाला है। सो एक सिंपल सा फंक्शन है जिसका नाम रखते हैं गेट डेटा, जो कि फ्यूचर में कुछ तो रिटर्न करने वाला है। फिलहाल मैंने बुलियन डाल रखा है। अब ये फंक्शन होने वाला है एसिंक्रोनस, और इसके अंदर हम ट्राई कर रहे हैं जो हमारा रिक्वेस्ट करने के लिए हम ट्राई करेंगे, और हम कैच करेंगे अगर सॉकेट एक्सेप्शन होगा तो। सॉकेट एक्सेप्शन होगा तो हम फ्यूचर में एक एरर सेंड कर देंगे जो कि एरर कनेक्टेड टू सर्वर। अब बात आती है ट्राई की, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा HTTP पैकेज को, जिसे यूज़ करके हम रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो मेरा होगा एक वॉर जो कि है रिस्पॉन्स, और ये आएगा अवेट HTTP डॉट गेट से। गेट करने वाला मैं URI को, सो हमें चाहिए URI जिसे हम पार्स कर सकें। सो URI डॉट पार्स, और जो मेरा यहाँ URI होगा वो होगा http:/10.0.2.2:8000, और ये हो गया मेरा रिक्वेस्ट। और इसके बाद मैं यहाँ से फिलहाल सिंपली रिटर्न कर दे रहा हूँ एक सिंपल चीज़, वो की है ट्रू। राइट, ये हमारा काम बन गया। अब हम वापस आते हैं अपने फ्यूचर बिल्डर में। यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास होगा फ्यूचर, और मैं बोल रहा हूँ कि जो गेट डेटा है ये यहाँ पे मुझे फ्यूचर रिटर्न करेगा। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर होगा बिल्डर, जहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट एंड स्नैपशॉट को। अब यहाँ पर हमें कुछ तो रिटर्न करना होता है। तो अपने फ्यूचर बिल्डर के बिल्ड मेथड मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि मेरे स्नैपशॉट में डेटा है या नहीं। अगर मेरे स्नैपशॉट में डेटा है तो मैं सिंपली एक सेंटर रिटर्न कर रहा हूँ, जिसका जो चाइल्ड है ये एक टेक्स्ट वेट होगा, जहाँ पे मैं बेसिकली सिंपली बस एक डेटा टेक्स्ट डाल दे रहा हूँ। ये डिनोट करेगा कि कुछ तो डेटा है, यानी कि हमारा रिक्वेस्ट सक्सेसफुल रहा। उसके अलावा हम एल्स इफ में चेक करें कि कहीं मेरे स्नैपशॉट में कोई एरर तो नहीं है, और अगर मेरे स्नैपशॉट में कोई एरर होगा तो हम अगेन सेंटर में रिटर्न कर रहे हैं एक चाइल्ड जो कि होगा टेक्स्ट। और यहाँ पर जो हमारे स्नैपशॉट में एरर जो हम रिटर्न कर रहे हैं जो कि हमारा बेसिक स्ट्रिंग है, उसे हम स्ट्रिंग में यहाँ पे शो कर दे रहे हैं। और लास्ट एल्स, यानी कि अगर लोडिंग हो रहा हो, ऐसे केस में हम सिंपली एक सेंटर रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं, जहाँ पे जो मेरा चाइल्ड होगा वो होगा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। इन चीज़ को सॉल्व करते और एक बार रन करके देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या आउटपुट मिल रहा है। ऐप को रन करते आप देखेंगे हमें यहाँ पे सेंटर में डेटा लिखा हुआ दिख रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने यहाँ पे सब कुछ सही किया है। मेरा जो यहाँ पर हम गेट डेटा से हम डेटा को ग्रैब कर रहे हैं, और यहाँ पे बेसिकली मुझे डेटा करके दिख रहा है क्योंकि हमने डेटा को ग्रैब किया। अब सबसे पहले हम इशू की यहाँ पे बात करते हैं जो कि है फ्यूचर बिल्डर रीफायरिंग। इस इशू की यहाँ पे बात क्यों होगी, पहले हम उस चीज़ को यहाँ पे सेटअप करते हैं। सो अगर मेरे पास डेटा है इफ स्नैपशॉट डॉट हैज डेटा, सो हम क्या करते हैं, हम लिस्ट बिल्डर को यहाँ पे यूज़ करते हो, बेसिकली लिस्टिंग कर देते हैं अभी ट्यूटोरियल्स के टाइम में। अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि फ्यूचर बिल्डर रीफायरिंग का इशू क्यों होता है। उसके लिए हम क्या बोलते हैं, अगर ये फंक्शन हम कहीं भी कॉल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम एक एपीआई का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पर एक बड़ा सा प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ ताकि सबको कंसोल में दिखे, और वो प्रिंट स्टेटमेंट होगा मेकिंग एपीआई कॉल। राइट, इसे हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब क्या होगा, अगर मैं इस ऐप को रिफ्रेश करूँ और आप कंसोल पे भी यहाँ पे ध्यान दें, सो ये आ गया मेकिंग एपीआई कॉल, काफ़ी सही है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था इंटरनल फिल्टरिंग की। फ्रंट एंड में फिल्टरिंग की मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कि फ्रंट एंड में हम कैसे फिल्टर करें। मतलब ये है कि एक बार मैंने एपीआई से रिक्वेस्ट कर लिया और मेरे पास डेटा आ गया है। अब मैं जो डेटा मेरे पास आ गया है मैं उसी को यहाँ पे फिल्टर करना चाहता हूँ। रीज़न ये है कि मैं बार बार बैकएंड में रिक्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। इससे क्या होगा, एक तो सर्वर पर लोड बढ़ेगा, और दूसरा कई बार कोई मतलब ही नहीं बनता। जब सारा रिसोर्स आपके पास दे दिया गया है और आपको उसी में से फ़िल्टर करके शो करना है, तो बार-बार बैकएंड पे रिक्वेस्ट करना क्यों?
बट आप ना चाहते हुए भी कई बार बैकएंड पर रिक्वेस्ट करेंगे, जिस कारण एक इशू ये भी होता है कि कई बार लोग जब फ़िल्टर करते हैं तो भी उनको सेम रिज़ल्ट मिलता है। इस चीज़ को हम थोड़ा-सा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। सो जो मेरा सेंटर में चाइल्ड है, एक टेक्स्ट है, मैं यहाँ पर एक्चुअली क्या करता हूँ, एक बटन डाल देता हूँ, राइट? सो ओके, हमें एक एलिवेटेड बटन चाहिए। एलिवेटेड बटन में मेरा ऑन प्रेस्ड होगा, जो कि हम बाद में डालेंगे। मुझे यहाँ पर एक चाइल्ड चाहिए, जो कि होगा टेक्स्ट और लेट्स से प्रेस मी। ये कर दिया हमने यहाँ पर सेव। अब यहाँ पे काम क्या होती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो आपने एक बार रिक्वेस्ट की और आपके पास यहाँ पे डेटा आ गया। अभी आप फ़िल्टर करेंगे तो आप स्टेट को चेंज करेंगे। अगर इसको कोई क्लिक करता है और मैं सेट स्टेट में कुछ भी चेंज करता हूँ, कुछ भी, सो अब देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। अगर आप इस पे ध्यान दें, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। एक बार हम वापस ऐप को रीबिल्ड करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि एक बार मैंने यहाँ पे किया एक मेकिंग एपीआई कॉल, बिल्कुल सही है। एक बार किसी ने इस स्क्रीन को खोला और हमने एक एपीआई कॉल की, जो भी डेटा मुझे चाहिए था वो मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। अब सपोज अगर मैं यहाँ पे कुछ फिल्ट्रेशन कर रहा हूँ, कुछ चेंज कर रहा हूँ, कई बार क्या होता है लोग क्लिक करते हैं, ठीक है, कुछ भी मैंने यहाँ पे चेंज किया। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि ये यहाँ पर लिखा गया, यानी कि हमने 2 बार एपीआई कॉल की है। अगर मैं ऐसे 4-5 बार चेंज करते जाऊँ तो ये उतनी बार ये यहाँ पर लिखते जाता है। इसका मतलब बेसिकली ये होता है, लोग इसको बहुत बार एज़ एन एरर पोस्ट करते हैं कि मेरा जो फ्यूचर बिल्डर है वो ऑटोमैटिकली रीफायर हो रहा है। मतलब ये है कि ये जो यहाँ का फ्यूचर है ये ऑटोमैटिकली बार-बार रिक्वेस्ट हो रहा है। बट एक्चुअली ये चीज़ यहाँ पे एरर नहीं होती है, ये तरीका ही बिल्कुल वैसा है। अगर हम सेट स्टेट की बात करें, सेट स्टेट का काम सिंपल होता है, ये री-रेंडर करता है यूआई को, जिसके लिए बिल्ड मेथड को वापस से कॉल करता है। सो मैंने एक बार बिल्ड किया, पहली बार जब मैंने बिल्ड कॉल किया, हमने फ्यूचर बिल्डर को बोला कि गेट डेटा को कॉल करो जिसने एपीआई से रिक्वेस्ट ली। और अब मैंने यहाँ पे कुछ तो चेंज किया जो कि प्रेस में है, जिसके कारण अब क्या हुआ, सेट स्टेट को मैंने वापस से कॉल किया, वापस से बिल्ड कॉल हुआ, वापस से फ्यूचर बिल्डर ने गेट डेटा को कॉल किया फ्रंट एंड से डेटा ग्रैब करने के लिए। अब ऐसे में आप यहाँ पे जो भी फिल्टरिंग करेंगे, लेट्स से आपके पास एक लिस्ट है डेटा का जो कि आप फिल्टर कर रहे हैं, सिंस फ्यूचर फिर से कॉल हो रहा है, एक्चुअल फिल्ट्रेशन यहाँ पे अप्लाई होगी नहीं, जो आपके पास लिस्ट पहले थी वही आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब अगर आप सपोज सर्वर पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास कुछ ऐसा है क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल टू कुछ है, फॉर एग्जाम्पल जो चीज़ हम सर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ऐसे में ठीक है आपको सर्वर पे रिक्वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। बट यहाँ पर इस ट्यूटोरियल में इस चीज़ को ध्यान रखें कि हम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की बात नहीं कर रहे, हम फिल्ट्रेशन की बात कर, वो भी फ्रंट एंड में। यहाँ पर इस चीज़ को हम थोड़ा सा सही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में बुलियन को मैं हटा देता हूँ, मैं ये नहीं बता रहा कि मैं फ्यूचर में क्या रिटर्न करूँगा, और यहाँ पर मेरे पास होगा वार डी कोडेड डेटा इज इक्वल टू जेशन डी कोड, और जो डी कोड कर रहा हूँ मैं रिस्पॉन्स डॉट बॉडी को। एंड अगेन यहाँ पे हमें वैसे तो बहुत सारी चेकिंग करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरा स्टेटस कोड 200 ना हुआ हो तो हमें एरर सेंड करना, बट वो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं काफ़ी सिंपली रख रहा हूँ। और यहाँ पर ट्रू की जगह हम रिटर्न करते हैं डिकोडेड डेटा के डेटा की को, जो कि एक लिस्ट होगा जो कि हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। अब सिंस हम इस चीज़ को यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, मैं यहाँ पे सेंटर की जगह अब काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकता हूँ लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, जहाँ पे जो मेरा आइटम बिल्डर होगा वहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट को, और हमें यहाँ पर मिल रहा है एक इंडेक्स। इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना होता है, सिंपल तरीका होता है, आइटम बिल्डर के पहले मैं यहाँ पे डालता हूँ आइटम काउंट, और ये जो मेरा आइटम का काउंट है ये आएगा स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट लेंथ से। अब यहाँ पर एक इशू है, ये बोल रहा है कि मैं यहाँ पे लेंथ ग्रैब करने की कोशिश कर रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट टाइप के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो है कोई भी इसका एक्चुअली टाइप नहीं है, तो मुझे इसका टाइप यहाँ पे सेट करना पड़ेगा लिस्ट, और यहाँ पे मैंने बता दिया कि मैं एक लिस्ट टाइप रिटर्न कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम सिंपली रिटर्न करते हैं एक लेट्स से कार्ड, कार्ड के चाइल्ड में है मेरे पास एक कॉलम, इसके चिल्ड्रन में है मेरे पास एक टेक्स्ट विजिट, जो कि बेसिकली जो इंडेक्स है हमारा वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। इसे हम ऐसे सेव कर लेते हैं और इंडेक्स को डॉट टू स्ट्रिंग कर लेते हैं, इसे हम सेव करते हैं। यहाँ पे मुझे 0 आ रहा है क्योंकि एक ही डेटा है हमारे पास, ये बिल्कुल सही है। अब मुझे यहाँ पे कुछ जो चाहिए चॉइस को फिल्टर करने के लिए, इसके लिए मैं यहाँ पर एक विजिट क्रिएट कर रहा हूँ, और सारी चीज़ें हम एक सिंगल फाइल में ही करते हैं। सो विजिट लेट्स से चॉइसेस, यहाँ पे मेरे पास कुछ चिप्स होंगे जिन्हें यूज़ करके आप चॉइस कर सकते हैं। सो रिटर्न कर रहे हैं हम यहाँ पर एक रो, और इस रो के अंदर हमारे चिल्ड्रन होंगे, जो कि है एक चॉइस चिप। चॉइस चिप का जो लेबल है वो मैं यहाँ पर सिंपली टेक्स्ट डालता हूँ, लेट्स से फ्रंट एंड, और सेलेक्टेड की जो यहाँ पे वैल्यू है लेट्स हम इसे फॉल्स कर देते हैं। एंड यहाँ पे मुझे यहाँ पे अगेन कुछ चीज़ें डालनी है, फॉर एग्जांपल ऑन सेलेक्टेड एंड ऑल, सो वो हम डालते हैं ऑन सेलेक्टेड, ये एक बुलियन वैल्यू एक्सेप्ट करता है जहाँ पर हम चीज़ों को चेंज करेंगे।
जिसके लिए मुझे यहाँ पर अब 3 अलग-अलग वेरिएबल चाहिए। फिलहाल अब मैं एक ही डालता हूँ बूलियन फ्रंट एंड, जो कि है बाय डिफ़ॉल्ट से लेट्स से कि फॉल्स, ये सिलेक्टेड नहीं है। अब यहाँ पे वापस आके जो सिलेक्टेड की वैल्यू है, ये हम कर लेते हैं अपना फ्रंट एंड, और अगर कोई इसे सेलेक्ट करेगा तो हम सेट स्टेट को यहाँ पे कॉल करते हैं, जहाँ पे मैं ये बोलता हूँ फ्रंट एंड इज इक्वल टू जो भी ये पर्टिकुलर वैल्यू है वो। इसे हम सेव करते हैं और अब यहाँ पर जो मेरा लिस्ट व्यू बिल्डर है, इसे मुझे रैप करना पड़ेगा एक कॉलम से। रैप करते हमें यहाँ पे एरर दिखेगा, क्योंकि जो लिस्ट व्यू बिल्डर है ये इनफाइनाइट स्पेस लेने की कोशिश करेगा, जो कि हम नहीं दे सकते हैं। इसके लिए हमें पहले क्या करना है, हमें पहले इस लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को रैप कर देना है एक विजिट से, और ये विजिट होगा एक्सपैंडेड, यानी कि जितना स्पेस बचा हुआ है उसके अंदर ही तुम काम करो। और उसके ऊपर हम एक चॉइसेस को कॉल कर लेते हैं, चॉइसेस को जितने स्पेस की जरूरत है वो इतने स्पेस ग्रैब कर लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें फ्रंट एंड दिख रहा है। ऐसे सेव करता हूँ, स्पेलिंग को हम थोड़ा सही कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्पेलिंग सही कर दी है अगेन, और ये सेंटर में हो गया। अब यहाँ पे देखें क्या होगा, अगेन अगर आप वापस कंसोल में जाएं, मैं आप बोल रहा हूँ कि मैं फिल्टर करना चाहता हूँ, बट प्रॉब्लम क्या होगा, जब भी मैं इसे चेंज करूंगा हम बार बार एपीआई कॉल करते जाएंगे। आप देख सकते हैं 4-5 ऐसे लिखते जा रहा हूँ, क्योंकि हम बार बार एपीआई कॉल कर रहे हैं, और यही इशू है जो कि हम नहीं चाहते। हम बार बार एपीआई कॉल करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर मैं बार बार एपीआई कॉल करूंगा तो मेरे पास एक तो सर्वर पे हम एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हैं, जब मेरे पास रिसोर्स आई तो मुझे वो क्यों करना है। दूसरा, मतलब नहीं बनता, मुझे फिर वही डेटा मिलेगा जिसको यूज़ करके मुझे फिल्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले हम इस इशू को सॉल्व करते हैं कि अगर मैं इस पूरे पेज में कुछ भी रीबिल्ड कर रहा हूँ, यानी कि अगर मैं स्टेट को चेंज कर रहा हूँ, तो मुझे अपने इसे रीबिल्ड नहीं करना, अपने इस फ्यूचर बिल्डर को रीफायर नहीं करना है। ये करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो बेटर तरीका है, यानी कि जो आप बहुत ज़्यादा देखेंगे बड़े ऐप्स के प्रोडक्शन में, ऐसा नहीं है कि वही एक बेटर तरीका है, जहाँ पे लोग बोले हैं कि ब्लॉक यूज़ कर लो, प्रोवाइडर यूज़ कर लो, दूसरी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी यूज़ कर लो, जो कि सही है। बट दूसरी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी को यूज़ करने में जितना टाइम और जितनी मेहनत लगी, उससे कम में हम यहाँ पर भी काम चला सकते हैं, ऐसे सिंपल चीज़ों के लिए। वो मैं कैसे करने वाला हूँ, जो मेरा फ्यूचर बिल्डर होता है वो किसी एक फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड करता है, राइट। हम यहाँ पे डेटा को नहीं ग्रैब कर रही है, जो मेरा एपीआई है, हमें एक्चुअली इससे मतलब नहीं होता। फ्यूचर बिल्डर हमारी हेल्प यही करता है कि जब तक आपका कोई एक काम कंप्लीट ना हुआ हो, तब तक मैं दूसरा जो विजिट है वो यहाँ पे रेंडर करूंगा काफ़ी आसानी से। इन चीज़ों को हम एक्चुअली खुद से भी कर सकते हैं, यानी कि मैं चाहूँ तो फ्यूचर बिल्डर कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं एक लोडेड वेरिएबल रख लूँ, मैं चेक करूँ लोडेड, अगर ये ट्रू है तो कुछ और रेंडर करो, अगर ये फॉल्स है तो कुछ और रेंडर करो। बट फ्यूचर बिल्डर सिंस हमारे पास अवेलेबल है, हम उसे ही यूज़ करते हैं, ताकि सिंपल रहता है। बट यहाँ पर मैं लिस्ट को यूज़ ना करके मैं बस ये बोल रहा हूँ कि मेरा फ्यूचर एक बुलियन वैल्यू पर डिपेंड करेगा, जो कि ये बताता है कि डेटा मैंने बैकएंड से लोड कर लिया है या नहीं। मेरे पास एक फ्यूचर है जिसका जो टाइप है वो है बुलियन, और ये है लोडेड। अब यहाँ पर इसे मैं बाई डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक फ्यूचर दूसरे विजिट को शो करेगा। ये हो गया लोडेड। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ इनिट स्टेट को। ये हो गया मेरा वॉइड इनिट स्टेट, और यहाँ पर लोडेड जो होगा वो ये गेट डेटा को जब मैं कॉल करूँगा तो उससे मुझे मिलेगा, और फिर हम सुपर डॉट इनिट स्टेट को कॉल करें। यहाँ पे एरर है क्योंकि अगेन ये लिस्ट टाइप को रिटर्न करे, वो कोई इशू नहीं है। लोडेड जो वो एक बुलियन वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे फ्यूचर में अगेन यहाँ पे बोल देता हूँ कि मैं यहाँ पे बुलियन रिटर्न करने वाला हूँ, यानी कि यहाँ पर डिकोडेड डेटा रिटर्न ना करके मैं सिंपली यहाँ पे ट्रू रिटर्न करूँगा। इसे हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। और जो मेरा फ्यूचर है, अब ये एक लिस्ट पे ना डिपेंड हो के एक्चुअली एक बुलियन वैल्यू पे डिपेंड होगा, और वो बुलियन जो है वो गेट डेटा फंक्शन नहीं है, बल्कि ये लोडेड की वैल्यू है। इसे भी हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब बात आएगी कि लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को हम कैसे बिल्ड करें। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली यहाँ पे जाना है। मेरे पास एक लिस्ट होगा डेटा का, जो कि बाई डिफॉल्ट अभी एम्प्टी है। अगर ये भी ये यहाँ पर ट्रू रिटर्न करने के पहले मैं डेटा इज इक्वल टू कर लेता हूँ डी कोडेड डेटा, वहाँ से मैं डेटा की को ग्रैब कर लेता हूँ। कई बार लोग एक और इशू करते हैं, लोगों को लगता है कि जब मैं ये वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ, सो अगेन मुझे सेट स्टेट कॉल करना होगा, और ये कभी नहीं करते हैं। अगर आप फ्यूचर बिल्डर यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सेट स्टेट कभी नहीं यूज़ करें। उससे क्या है कि आप एक लूप पे चल जाएंगे, कंटिन्यूसली सेट स्टेट कॉल होता रहेगा, कंटिन्यूसली एपीआई कॉल होता रहेगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ये ऑटोमेटिकली, सिंस यहाँ पर जब हम ट्रू रिटर्न करेंगे ये ऑटोमेटिकली रीबिल्ड होगा, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली हर जगह असाइंड हो जाएगी। ये मेरा डेटा हो गया, और इसी डेटा लिस्ट को मैं यहाँ पे हर जगह यूज़ कर सकता हूँ। तो स्नैपशॉट डॉट डेटा की जगह मैं यहाँ पे ये कॉमन डेटा यूज़ कर रहे हैं, डेटा डॉट लेंथ, और इंडेक्स में हम इंडेक्स डॉट स्ट्रिंग कर देते हैं। सेव करता हूँ मैं इसे, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये फिलहाल केवल राउंड राउंड हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो बुलियन की वैल्यू है असाइंड ही नहीं है, मुझे इसे आपको रीस्टार्ट करना होगा।
रीस्टार्ट करते आपको यहाँ पे 0 दिख रहा है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, एक बार यहाँ पे आया हुआ है मेकिंग एपीआई कॉल। अगर मैं यहाँ पे बार-बार इसको सेलेक्ट करूँ, डीसेलेक्ट करूँ, सेलेक्ट करूँ, डीसेलेक्ट करूँ, हम एक ही एपीआई कॉल पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, मल्टीपल एपीआई कॉल्स यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। सो ये हमने फ्यूचर बिल्डर रीफायरिंग वाले इश्यू को सॉल्व कर लिया। मैं मेरे पास एक बार रिसोर्स आ गया है, अब मैं उस रिसोर्स से जो भी मुझे डेटा आया है, उसे मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ मैनिपुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर जो हम एक सिंपली कार्ड को रिटर्न कर रहे थे, इसे मैं एक्चुअली हटा देता हूँ। कार्ड को एक्चुअली हम कार्ड को रिटर्न करते हैं, बट पहले मैं एक मैप क्रिएट कर लेता हूँ डेटा का। सो हर एक इंडेक्स पर मुझे एक मैप मिल रहा है डेटा का, वो हम यहाँ पे ग्रैब कर रहे हैं डी वेरिएबल में। अब मेरे कार्ड के अंदर पहले तो मैं हर जगह से मार्जिन दे देता हूँ, और चाइल्ड में एक पैडिंग विजिट है ताकि हम थोड़ी सी पैडिंग दे सके, जिसके अंदर मेरे पास एक और चाइल्ड है जो कि है कॉलम। कॉलम में जो मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है वो मैं स्टार्ट पे सेट कर दे रहा हूँ। इसके अंदर मेरे को चिल्ड्रन होंगे, मेरे पास एक टेक्स्ट विजिट है जहाँ पर ये जो मेरा डी वेरिएबल है वहाँ से मैं यूजर का यूआईडी ग्रैब कर ले रहा हूँ। साथ में जो हमने बॉडी टेक्स्ट सेट की थी उसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा हूँ थीम से, और ऐसे ही मेरे पास नेम हो गया, ईमेल हो गया और डिपार्टमेंट हो गया। इस चीज़ को अब अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो डेटा हमने यहाँ पे डाला था वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब एक और यहाँ पे छोटी सी हमें काम करनी है, वो है डेटा को ऐड करने का, क्योंकि अगर हम डेटा को ऐड करेंगे तभी जाके हम फर्दर उसे फिल्टर कर पाएंगे। इसके लिए मैं पे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन को डाल देता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सिंपली फ्लोटिंग एक्शन बटन डालनी है, जो कि होगा एक फ्लोटिंग एक्शन बटन। अब इस फ्लोटिंग एक्शन बटन में मेरी ऑन प्रेस प्रॉपर्टी है, फिलहाल मैं उसे एम्प्टी छोड़ देता हूँ। मेरे पास एक चाइल्ड है जो कि एक आइकन होगा, और ये आइकन होगा आइकन्स का पर्सन डॉट ऐड, बेसिकली पर्सन ऐड करने एक सिंपल आइकन रहेगा। इसके अलावा मैं इसे एक शेप दे देता हूँ थोड़ा अलग दिखने के लिए, जहाँ पर एक बॉर्डर रेडियस हो गया जो मैं फिलहाल 8 का सेट कर देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर इसे सेंटर फ्लोट पोजीशन में डाल देते हैं। सेव करते, और मुझे यहाँ पर सेंटर में फ्लोट करते हुए कि यहाँ पे बेसिक सा एक सिंपल सा फ्लोटिंग एक्शन बटन दिख रहा है। इसके बाद हमें सिंपली कोड लिखना है कि जब भी कोई इस एक्शन बटन पर क्लिक करे तो हम क्या करें, हम यूज़र को ऐड कर सकें। यहाँ पर हम कोड लिखते हैं, एक वॉइड होगा ऐड यूज़र का, जो कि यूज़र को ऐड करने में हमारी हेल्प करेगा। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम शो करने वाले हैं एक मॉडल बॉटम शीट। यहाँ पर जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट रहेगा, और सिंस मुझे कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है मुझे इसे एक्चुअली अपने पूरे क्लास के अंदर डालना पड़ेगा। यहाँ पर जो मेरा बिल्डर है, ये बिल्डर क्या करेगा, ये इस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करेगा, और मैं यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ एक फ्रैक्शनली साइज्ड बॉक्स, ताकि मैं फ्रैक्शनली साइज दे सकूँ। सो फ्रैक्शनली साइज्ड बॉक्स। अब इस फ्रैक्शनली साइज बॉक्स में कुछ चीज़ें होंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो मेरा हाइट फैक्टर है मैं सेट कर दे रहा हूँ 0.8, तो ये हमेशा 80% तक ही हाइट लेगा। अब इसके अंदर मेरे पास होने चाहिए एक चाइल्ड, जो कि होने वाला है एक लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू इसलिए तो क्योंकि मैं यहाँ पे स्क्रॉल वगैरह की इशू नहीं चाहता हूँ। साथ में जो मेरा यहाँ पे मॉडल बॉटम शीट है, यहाँ पर मैं भी बोल देता हूँ कि ये स्क्रॉल कंट्रोल्ड है, इसे मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। अब इस लिस्ट व्यू में मुझे क्या चाहिए, एक सिंपल मुझे चाहिए टेक्स्ट फॉर्म। मुझे यहाँ पर एक्चुअली चिल्ड्रन चाहिए। चिल्ड्रन में यहाँ पे होगा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। सिंपल टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है जिसे हम यहाँ पे यूज़ करें। मैं इसे अभी एक्चुअली सेव कर लेता हूँ। वापस चलते हैं अपने फ्लोटिंग एक्शन बटन में। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा सो हम ऐड यूज़र को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को हटा दूँ तो हम यहाँ पे केवल फंक्शन का रेफरेंस दे रहे हैं, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉल नहीं होगा। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये सिंपल सा मेरा यहाँ पे एक मॉडल बॉटम शीट ओपन हो चुका है। मॉडल बॉटम शीट को हम यहाँ पे अपना स्टाइल करने का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरा लिस्ट व्यू है, इसके अंदर मुझे थोड़ी पैडिंग देनी है। मैं 12 यूनिट्स की पैडिंग दे देता हूँ चारों तरफ से। इसके बाद जो मेरे यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है, इसे मुझे कुछ तो स्टाइलिंग देनी है। सो इसके अंदर मैं एक डेकोरेशन डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जो भी नेम होगा उस वो हो गया यहाँ पर डेकोरेशन में। ऐसे मुझे यहाँ पे साइज्ड बॉक्स चाहिए दो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को सेपरेट करने के लिए, जिसकी मैं हाइट सेट कर देता हूँ 8। और ऐसे मुझे यहाँ पे दो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड चाहिए, एक तो नेम के लिए और दूसरा ईमेल के लिए। तो मैं इसे सिंपली नीचे पेस्ट कर देता हूँ। लास्ट वाले साइज्ड बॉक्स के बाद मुझे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन फील्ड चाहिए, जहाँ पर यूजर सेलेक्ट कर सकता है कि वो कौन से डिपार्टमेंट का है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए एक ड्रॉप डाउन बटन फॉर्म फील्ड, जिसके कुछ आइटम्स होंगे, और वहाँ पर मुझे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम चाहिए, जो कि बेसिकली स्ट्रिंग टाइप कास्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग वैल्यू ही चाहिए। अब इसका एक चाइल्ड होगा जो कि एक टेक्स्ट विजिट होगा, जो कि फ्रंट एंड टेक्स्ट को बेसिकली शो कर रहा है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो सेम फ्रंट एंड ही होगी। ऐसे ही मुझे दो और ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम चाहिए बैक एंड ऑन डेवऑप्स के लिए। मुझे यहाँ पे हिंट टेक्स्ट चाहिए, जो कि रहेगा सेलेक्ट डिपार्टमेंट, और वैल्यू जो होगी वो डिपार्टमेंट वेरिएबल से आएगी। उसी तरह भी जब ऑन चेंज पे आप क्लिक करेंगे तो डिपार्टमेंट वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ पे असाइन कर लेंगे। अब इसके लिए मुझे यहाँ पे वेरिएबल चाहिए। मुझे एक्चुअली यहाँ पे 3 वेरिएबल चाहिए, नेम, ईमेल और डिपार्टमेंट। तो मैं यहाँ पे उन तीनों वेरिएबल को डाल देता हूँ।
और सिंस मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल डाल दिया है, मैं इसे भी चेंज करके ईमेल कर देता हूँ। और जिस तरह मैंने यहाँ पे वहाँ पर ऑन चेंज डाला था, सो हम ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं। यहाँ पे ऑन चेंज में हम नेम को अलाइन सेट कर देंगे। यहाँ पे जब भी कोई चेंज होगा तो हम ईमेल को सेट कर देंगे इस सेम वैल्यू से। इन सब के बाद जो ये ड्रॉप डाउन फील्ड हो गया है, इसके बाद एक और सिंपल सा मेरा साइज्ड बॉक्स रहेगा, जिसकी हाइट अगेन 8.0 ही रहेगी। बट अब मुझे यहाँ पर एक अलग चीज़ चाहिए, वो है एलिवेटेड बटन। इसे मैं एक्चुअली साइज्ड बॉक्स में डाल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे एक फिक्स्ड हाइट चाहिए और मैं पैडिंग के लिए बहुत लंबा कोड नहीं लिखना चाहता हूँ। सो हम हाइट सेट कर देते हैं 50.0। यहाँ पर एक चाइल्ड होगा जो कि होगा एलिवेटेड बटन एंड इसकी ऑन प्रेस प्रॉपर्टी फिलहाल कुछ भी नहीं है। इसके अंदर एक चाइल्ड है जो कि रहेगा एक सिंपल सा, फिर इसके अंदर चाइल्ड है जो कि रहेगा सिंपल सा टेक्स्ट जो कि रहेगा ऐड यूजर। ये सब करके हम इसे यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो हमें ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। नेम हो गया, ईमेल हो गया, सेलेक्ट डिपार्टमेंट हो गया और ऐड यूजर हो गया। ऐड यूजर का जो टेक्स्ट है उसे मैं यहाँ पे सिंपली स्टाइल कर लेता हूँ। इस वाले सिंपल सा टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पे हम एज इट इज पेस्ट कर देते हैं। सो ये भी हमारा काम बन गया। अब अगर आप यहाँ पे जो भी वैल्यू चेंज करेंगे, जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो जो ऐड यूजर से रिलेटेड कोड है वो यहाँ पे रन करेगा। जिससे हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है कि ऐड यूजर को ऐड करने के लिए हमें क्या करना है। सो यूज़र को ऐड करने का जो प्रोसेस है काफ़ी सिंपल है। हमने ऑलरेडी डिटेल में देखा है 2-3 बार कि एचटीटीपी को यूज़ करके हम जेसन डेटा कैसे पोस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो मेरा प्रोसेस है, सबसे पहले ये जो मेरा फंक्शन है वो एसिंक्रोनस होना चाहिए। यहाँ पे हम कुछ तो ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे एक रिस्पॉन्स चाहिए और वो रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा, वो आएगा एक एचटीटीपी डॉट पोस्ट फंक्शन से। और पोस्ट करना चाहते हैं हम इस पर्टिकुलर यूआरएल पे, क्योंकि हमारा यूआरएल सेम है, बस मेथड अलग है, गेट एंड पोस्ट। यहाँ पे मुझे बॉडी होगा, बॉडी क्या होगा, जेसन एनकोडेड डेटा में सेंड करना अपने सर्वर पे, तभी वो उसे एक्सेप्ट करेगा। सो हम जेसन एनकोड करें, क्या क्या एनकोड करना है हमें यहाँ पे नेम को एनकोड करना है, ईमेल को एनकोड करना है, डिपार्टमेंट को एनकोड करना है। और सिंस हम जेसन एनकोडेड डेटा भेज रहे हैं, हमें यहाँ पे हेडर भी सेट करना होगा। सो हमारे हेडर्स में हमें एक हेडर चाहिए जो कि है कंटेंट टाइप हेडर। ये हो गया एप्लीकेशन स्लैश जेसन, और यहाँ पे मैं कैरेक्टर सेट कर देता हूँ UTF स्लैश 8 से। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, जो लोडेड वेरिएबल है जिसको यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे उस दिखाने के लिए, मुझे इससे चेंज करना है। गेट डेटा को मुझे फिर से कॉल करना है। सिंस मैंने एक यूज़र को ऐड किया है और ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये चीज़ ऐड नहीं होगी। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ को यहाँ से अभी नहीं करता हूँ, मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ, अभी इसको हम बाद में करते हैं। ट्राई के बाद मुझे यहाँ पे सिंपली कैच करना है। कैच करेंगे हम सॉकेट एक्सेप्शन। सॉकेट एक्सेप्शन कैच करके आपको यहाँ पे जो मन शो कर सकते हैं। सिंस ये एक अब मॉडल सीट है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे टोस्ट एरर डायलॉग कुछ भी शो कर सकते हैं। ये सब होने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पॉप। ऐसा मैंने कर लिया, मैंने इसे कर लिया सेव। अब यहाँ पर आप टर्मिनल पे ध्यान देंगे। ठीक है, इतने सारे मैं रिक्वेस्ट किए हुए हैं। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ। ऐड करते हैं हम कुछ तो, लेट्स से नेम प्रिंस, ईमेल विल बी prince1@gmail.com, और जो मेरा डिपार्टमेंट हो गया लेट्स से डेवऑप्स। राइट, ऐड यूज़र पे हम क्लिक करते हैं, ये वापस आई। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने यहाँ पे एपीआई कॉल, अगर मैं ऐसे वापस सेव करूँ तो जाके एक एपीआई कॉल होगा, तो जाके ये डेटा फिल होगा। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लोडेड जो होने वाला है, इसके बाद मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट स्टेट कॉल कर दे रहा हूँ, ताकि जब भी आप एक नए यूज़र को ऐड करोगे मैं फिर से डेटा गेट करूँगा अपने सर्वर से, और लोडेड जो वैल्यू है मैं उसके अकॉर्डिंग सेट कर दूंगा, और फिर से सेट स्टेट क्या करेगा, रीबिल्ड करेगा, यानी कि मेरे इस फ्यूचर बिल्डर को रीबिल्ड करेगा, और फ्यूचर बिल्डर जो है वो लोडेड के वैल्यू के अकॉर्डिंग वापस से डेटा को रेंडर कर देगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे मेरे पास डेवऑप्स और फ्रंट एंड के एक पर्सन है, लेट्स से हम बैक एंड ऐड करते हैं। सो नेम हो गया prince2, ईमेल हो जाएगा prince2@gmail.com। लेट्स से डिपार्टमेंट मेरा हो गया अब यहाँ पे बैकएंड, मैंने ऐड यूजर पे क्लिक किया और अब ये ऑटोमेटिकली ऐड करे क्या कर रही है, एपीआई कॉल कर रहा है, और हमने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। अगर आप यहाँ पे टर्मिनल पे ध्यान दें, काफी इंटरेस्टिंग है। हमने एक बार पोस्ट किया, हमने फिर गेट किया, हमने फिर पोस्ट किया, हमने फिर गेट किया। ये काफी कंट्रोल्ड एपीआई यूसेज है और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मैंने बहुत लोगों का कोड ऐसा देखा है जहाँ पे वो लोग कंटिन्यूसली उनका फ्लटर, उनका फ्यूचर बिल्डर रीफायर कर रहा होता है, और सिंस वो ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, आई मीन ऑब्वियसली इन रिक्वेस्ट में 100 मिली सेकेंड्स लग रहे हैं, काफ़ी कम टाइम लगता है। तो कई बार तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जो फ्यूचर बिल्डर है वो बार बार रीफायर कर रहा है, बार बार सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है। बट जब आप ऐसे फिल्ट्रेशन वगैरह पे आएंगे तो आपको ये चीज़ दिखेगी कि अरे हाँ, मैं बार बार बैकएंड पे कुछ तो रिक्वेस्ट किए जा रहा हूँ, और जो मेरा डेटा है जो कि फिल्टर होना चाहिए वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। सो हमने यहाँ पे
काम कर लिया सिंपल सा, हम फेच कर रहे हो, मैंने एक न्यू यूजर को ऐड कर पा रहे हैं। अब हमें करना है सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे, जो कि है फ्रंट एंड बेस्ड फिल्टरिंग। सो यहाँ पे अभी तक मेरे पास केवल फ्रंट एंड है, मुझे यहाँ पे और भी चॉइस शिप्स चाहिए। सो सबसे पहले यहाँ पर एक साइज बॉक्स डाल देता हूँ, जिसकी एक विड्थ होगी कुछ तो लेट्स से 12.0, जो कि इतनी बीच की स्पेसिंग होगी। और जिस तरह मेरे पास यहाँ पे फ्रंट एंड है, बैक एंड, और मुझे यहाँ पे डेवऑप्स भी चाहिए। डेवऑप्स के बाद मुझे ऑब्वियसली साइड चिप नहीं चाहिए, और इन दोनों का जो टेक्स्ट है वो मैं चेंज कर देता हूँ। ये हो गया डेवऑप्स और ये हो गया बैक एंड। सेव करते मुझे दिख रहा है फ्रंट एंड, बैक एंड, डेवऑप्स। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों का हमने सेव सही करना है, जो कि हम जल्दी से कर लेते हैं। तो फिल्ट्रेशन वाले पार्ट के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये जो 3 चीज़ें हैं इनके सिलेक्शन पे मुझे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सिंस मैं किसी एक पे फिल्टर कर सकता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि अगर आप डेवऑप्स को सिलेक्ट कर रहे हो तो आप बाकी तीनों को सिलेक्ट ना कर सको। इसके लिए वापस चलते हैं यहाँ पे अपने टॉप पे, जहाँ मेरे पास एक बुलियन है फ्रंट एंड। मुझे यहाँ पर अब 2 वेरिएबल्स चाहिए, एक्चुअली 3 वेरिएबल्स चाहिए। सो एक हो गया मेरा बैक एंड और तीसरा मेरा हो गया डेवऑप्स। तीनों बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। सेव करते हैं, आते हम यहाँ पे अपने चॉइस चिप्स के पास। जिस तरह ये फ्रंट एंड है, अब ये होने वाला है बैकएंड और ये होने वाला है डेवऑप्स। इसे हम सेव कर लेते हैं। अब क्या होगा, मैं किसी एक को सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट अभी भी एक इशू है। इशू ये है कि अगर मैंने फ्रंट एंड को सिलेक्ट किया है तो मैं दूसरे को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि अगर जैसे मैंने डेवऑप्स को सिलेक्ट किया और मैं बैकएंड को सिलेक्ट करूँ तो केवल बैकएंड सिलेक्ट रहे, बाकी सारा डीसिलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा हमें कोड लिखना होगा। क्या कोड है, काफ़ी सिंपल है। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर आप डेवऑप्स पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है, सो इफ वैल्यू, यानी कि अगर आप इसे ट्रू कर रहे हो, यानी कि अगर आप इसे सेलेक्ट कर रहे हो तो हमें कुछ तो करना है, और अगर आप इसे सेलेक्ट नहीं कर रहे हो तो हमें कुछ और करना है। अगर आप इसे ट्रू नहीं, अगर आप इसे फॉल्स कर रहे हो तो आप जो कर रहे हो उसे मैं बेसिकली सेट कर रहा हूँ। तो सेट स्टेट डेवऑप्स को जो वैल्यू है उसे मैं सेट कर दे रहा हूँ। बट अगर ये ट्रू हो रहा है, यानी कि अगर आप डेवऑप्स को सेलेक्ट कर रहे हो, तो हमें यहाँ पे मैं फिक्स कर देता हूँ कि अगर आप डेवऑप्स को सिलेक्ट कर रहे हो तो बाकी 2 बटन्स बिना ये कंसिडर किए कौन सा सिलेक्टेड है कौन सा सिलेक्टेड नहीं है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जो मेरा फ्रंटेड है इसकी वैल्यू भी फॉल्स कर दो, और जो मेरा बैकएंड है यहाँ पे इसकी वैल्यू भी आप यहाँ पे जल्दी से फॉल्स कर दो। इसे हम यहाँ पे कर लेते हैं सेव। अब क्या होगा, सपोज मैंने डेवऑप्स को सिलेक्ट किया, डीसेलेक्ट किया मैंने, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं था। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 2 को सिलेक्ट कर रखा है, जैसे मैं डेवऑप्स को सिलेक्ट करूंगा सो वो दोनों ऑटोमेटिकली सिलेक्ट डीसेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर मैंने डेवऑप्स और बैकएंड को ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है, मैं डेवऑप्स को डीसेलेक्ट कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं, बट जब भी मैं डेवऑप्स को सिलेक्ट करूंगा बाकी सब ऑटोमेटिकली डीसेलेक्ट हो जाएंगे। अब बात यह है कि मुझे ये सेम चीज़ चाहिए हर जगह। मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और हर जगह मैं सेम चीज़ को पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने इसे तीनों जगह पेस्ट कर दिया। वेरिएबल को आप चेंज कर देंगे, जो पर्टिकुलर सेलेक्ट चिप है हमें उसी की वैल्यू को असाइन करना है, जो भी सेलेक्टेड हो रहा है या फिर डीसेलेक्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब क्या है, या तो मैं बैकएंड सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं फ्रंट एंड सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं डेवऑप्स सेलेक्ट कर सकता हूँ, और मैं तीनों को डीसेलेक्ट भी कर सकता हूँ। फिल्ट्रेशन हमारा कुछ ऐसा है कि अगर कोई भी सिलेक्टेड नहीं है तो सारा डेटा हम शो करेंगे, अगर कोई भी एक सिलेक्टेड है तो बस वही डेटा शो करेंगे। और यहाँ पर आप एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देख सकते हैं कि चाहे हम कितना भी यहाँ पे चेंज करें, हमने एक बार एपीआई कॉल किया और हमारा काम बन गया। अब सिंस हमें शो करना है, हमें यहाँ पे 2 लिस्ट चाहिए। एक तो मेरा लिस्ट हो गया डेटा, जो कि मैं वहाँ पे ग्रैब कर रहा हूँ ओरिजिनली। मुझे यहाँ पर एक और लिस्ट चाहिए, और ये रहेगा फिल्टर्ड डेटा, यानी कि अगर आप कोई भी फिल्टर कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये एक अलग मैप है, एक अलग लिस्ट है। इसे मैं अलग रख रहा हूँ क्योंकि रीसेट करने के लिए मुझे ओरिजिनल लिस्ट अभी भी चाहिए। अब सिंस मेरे पास एक फिल्टर डेटा है, ये चीज़ थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। मेरा लिस्ट व्यू बिल्डर पूरी तरह से डेटा पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड करेगा फिल्टर डेटा पे, ना कि डेटा पे। ये हमने कर दिया सेव। अब सिंस फिल्टर डेटा हमने यहाँ पे डाला है, इनिशिएट तो कॉल हुआ नहीं है तो वो एम्प्टी रहेगा, इसे हम रीबिल्ड करते हैं, और एक्चुअली अभी भी एम्प्टी रहेगा। रीज़न ये है कि जिस तरह हम यहाँ पे डेटा को असाइन कर रहे हैं सेम वेरिएबल, हमें फिल्टर डेटा को भी इनिशियली सेम वैल्यू असाइन करनी है, क्योंकि इनिशियली जो है वो सारा एम्प्टी है। सेव करते हैं, अब यहाँ पे हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, कोई भी एक चॉइस के अकॉर्डिंग डेटा को फिल्टर करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से किसी ने सेलेक्ट किया फ्रंट एंड, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि हो गया मेरा फ्रंट एंड। यहाँ पर अगर कोई सेलेक्ट करता है फ्रंट एंड को, अगर ये ट्रू होता है यानी कि फ्रंट एंड इज सेलेक्टेड, ओके, अगर ये सेलेक्टेड है तो हमें डेटा को फिल्टर करना है। तो अब जो मेरा फिल्टर डेटा है वो कहाँ से आएगा, वो आएगा जो मेरा नॉर्मल डेटा है, मैं बोल रहा हूँ वहाँ से वेयर। अब जो हर एक एलिमेंट है वहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हर एक मेरा एलिमेंट है उसका जो डिपार्टमेंट है, अगर वो फ्रंट एंड हो तो मुझे ये चाहिए, और इसे आप एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। अब ये क्या होगा, ये कुछ ऐसा हुआ कि डेटा डॉट वेयर, यानी कि डेटा के हर एक एलिमेंट में अगर उसका डिपार्टमेंट फ्रंट एंड हो तो उसे ग्रैब करो,
और ये पूरा ऑपरेशन को आप एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, सेव कर दो। मैं इसे यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। जैसे मैं फ्रंट एंड पे क्लिक करूंगा, केवल जो फ्रंट एंड यूजर्स हैं बस वहाँ पे वो दिख रहा है। मैंने फ्रंट एंड को डीसेलेक्ट किया, अब कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि डीसेलेक्ट वाला पार्ट हमने लिखा नहीं है। बट जैसे मैं फ्रंट एंड को सेलेक्ट करूंगा, जो भी फ्रंट एंड यूजर है मुझे बस यहाँ पे वही दिख रहा है। मतलब ये है कि अगर मैं इस सेम चीज़ को यहाँ पे कॉपी करूँ और अगर मैं अपने बैक एंड वाले पार्ट में भी जो भी यहाँ पे वैल्यू है यहाँ पर मैं डाल दूँ और इसे बस यहाँ पे चेंज कर दो बैक एंड, तो ये भी काम बन जाएगा। यहाँ पे सेट स्टेट सिंस हम इसके बाद कॉल करें तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब अगर मैं बैक एंड सेलेक्ट करूँ तो जो भी बैक एंड यूजर से वो हमें वो दिख रहा है, फ्रंट एंड जो फ्रंट यूजर से वो दिख रहा है, बैक एंड जो बैक एंड यूजर से हमें वो दिख रहा है। एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे वैल्यू हम इसे सेव करते हैं और ये जो हो गया ये आपको हो गया डेवऑप्स, तो जो डेवऑप्स के पर्सन हमें वो दिखेंगे। सो ये हो गया डेवऑप्स, ये हो गया बैक एंड, ये हो गया फ्रंट एंड। अब यहाँ पे लास्ट में क्या करना है कि ये जब आप तीनों चिप्स को डीसेलेक्ट करते हो तो हमें इस चीज़ को रीसेट करना है। इसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा लॉजिक। सो एल्स यानी कि जब भी आप किसी भी एक चिप को डीसेलेक्ट कर रहे हो तो मुझे ये देखना है कि बाकी जो चिप्स है वो भी डीसेलेक्टेड है या नहीं। सो अगर आपने डेवऑप्स सेलेक्ट किया, मैं डेवऑप्स दिखा रहा हूँ, बट अगर आपने डेवऑप्स पे ही क्लिक किया तो अब ये डीसेलेक्ट हो गया। अब जब ये डीसेलेक्ट हुआ है तो बाकी दोनों भी डीसेलेक्टेड है, यानी कि तीनों डीसेलेक्ट हो गए, यानी कि मुझे डेटा को रीसेट कर देना है कि जो इनिशियल लिस्ट है, जो पूरी लिस्ट हमें सर्वर से मिली है, मुझे उसके अकॉर्डिंग डेटा को एंटर करना है। सो एल्स में क्या चेक कर रहा हूँ, इफ। यहाँ पे इफ में हम क्या देखते हैं कि अगर जो एक्चुअली इफ में हमें ये देखना है कि जो मेरा फ्रंट एंड है फिलहाल किसी भी पॉइंट पे वो अगर फॉल्स हो, एंड जो हमारा बैक एंड है वो भी फॉल्स हो, एंड जो हमारा लेट्स से डेवऑप्स है वो भी फॉल्स हो, यानी कि तीनों की वैल्यू अगर सेम हो, तो मैं इस रिजल्ट को बस इन्वर्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पर हम रीसेट करते हैं। रीसेट करना सिंपल है, जो मेरा फिल्टर डेटा है अब ये बराबर हो जाएगा जो मेरा नॉर्मल डेटा है उसके, और बाद में सिंस मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉल कर ही रहा हूँ सेट से, तो उसे चेंज कर लेगा। ये चीज़ अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन दिखे तो ये कुछ ऐसा होने वाला है। लेट्स से किसी भी एक पॉइंट पे अगर मैंने इस वाले डेवऑप्स पे क्लिक किया, सो यहाँ से हमें इस चीज़ को फिक्स कर दे रहे हैं कि अगर आपने डेवऑप्स को डीसेलेक्ट किया है, यानी कि जो बाकी फ्रंट एंड बैक एंड है वो ऑलरेडी फॉल्स ही होंगे। यानी कि जब भी आप इस एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो बैक एंड फ्रंट एंड जो है डेवऑप्स के लिए वो ऑलरेडी फॉल्स होंगे, यानी कि कोई एक वेरिएबल छोड़ के बाकी दो वेरिएबल ऑलरेडी फॉल्स होंगे। तो सिंस दोनों फॉल्स हमें यहाँ पे मिलेगा फॉल्स। अब डेवऑप्स भी फॉल्स हो गया, सो फॉल्स एंड फॉल्स हमें मिलेगा अगेन फॉल्स, एंड सिंस मैं यहाँ से उसे रिवर्ट कर दे रहा हूँ सो ये ओवरऑल ट्रू हो जाएगा और जो फिल्टर डेटा है वो पूरा डेटा के बराबर यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि अगर मैं डेवऑप्स पे क्लिक करूँ तो आपको डेवऑप्स दिख रहा है, बट अगर मैं वापस क्लिक करूँ तो जो पूरा डेटा हमें वो यहाँ पे दिख जाएगा। ये सेम चीज़ हमें हर जगह पेस्ट करनी है, ठीक है, सेम लॉजिक है, हर जगह काम करेगा, कहीं पे हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया, हमने यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसे हम सेव, इसे हम करते हैं अब रिफ्रेश। रिफ्रेश करते हैं, अब क्या देख रहे हैं, एक तो हमने बस एक बार यहाँ पे एपीआई कॉल किया, मल्टीपल टाइम्स हम एपीआई कॉल नहीं करेंगे। अब मैं डेटा को फिल्टर कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक दो 5 डेटा है जिसमें बैकएंड हो गया, दो बैकएंड है, दो डेवऑप्स से एक फ्रंट एंड है। अगर मैं फ्रंट एंड पे क्लिक करूँ मुझे अपना एक फ्रंट एंड यूजर दिख रहा है, अगर मैं बैकएंड पे क्लिक करूँ मुझे मेरे दो बैकएंड डेवलपर दिख रहे हैं, और अगर मैं फ्रंट एंड डेवलपर एंड बैकएंड डेवलपर, अगर मैं डेवऑप्स पे क्लिक करूँ तो जो डेवऑप्स में काम कर मुझे वो दिख रहा है। सो ये हो गया काफ़ी सिंपल फ्रंट एंड बेस्ड फिल्ट्रेशन, जहाँ पे हम बैकएंड से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट ना करके जो हमें डेटा आ गया है अगर हमें उसमें फिल्टर करना हो तो हम वो कर सकते हैं। और साथ में हमने यहाँ पे ये भी सॉल्व किया है कि जो मेरा फ्यूचर बिल्डर है जो कि रीफायर होता है ऑटोमेटिकली, उससे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि अगर आप इस पेज में चेंज कर रहे हो डेटा जो आ गया उसके बाद, तो वो कैसे बार बार रीफायर ना हो। सो वेल, फिलहाल आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम और भी ज़्यादा बात करेंगे फ्लटर के बारे में, कोडिंग के बारे में, फ्रेमवर्क्स के बारे में, प्रोडक्शन लेवल कोड के बारे में, बट नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लविंग, कीप शेडिंग एंड पीस।